आज की जो स्थिति है, खास करके कांग्रेस ने जो शुरुआत की है, राहुल गांधी ने, माहौल जो है झारखंड के अंदर, आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी हार गई है। और जो मतलब बिके हैं लोग उसमें लेफ्ट के लोग भी, मैं हैरानी इस बात की, सीपीआईएमएल और आरजेडी के लोग हैं। तो पूरा देश इस समय परेशान है, जो तोड़फोड़ चल रही है सत्तारूढ़ दल की, ऐसे में छात्र आंदोलन। आलोक जी। देखिए अमरीश जी, पहले तो जो झारखंड में हुआ उस पर आपको बहुत आश्चर्य नहीं करना चाहिए। झारखंड हाँ में नहीं। जो सज्जन खड़े हैं वहां, जो चुनाव लड़ रहे थे, वो भारत के हाँ। बहुत बड़े उद्योग घराने के प्रतिनिधि हैं। हम्म। और हम्म। उनके लिए जो बाकी कुछ पार्टियां जितना खर्चा अपने पूरे चुनाव अभियान में करती होंगी, उतना वो अकेले एक सीट के लिए करने की स्थिति में है। इसलिए उनका हारना कोई आपको उसको आश्चर्य के तौर पर नहीं लेना चाहिए। उनका जीतना, अगर वो हार जाते तो बड़ा भारी आश्चर्य जरूर होता कि आखिर झारखंड में किस प्रकार की राजनीति चल रही है। और झारखंड पे और ज्यादा टिप्पणी राजन तिवारी कर पाएंगे? वहां उन्होंने बहुत लंबा हम्म। समय बिता लिया है, मानते ही नहीं है, लखनऊ आने को वापस तैयार ही नहीं होते हैं। तो क्या है वहां, ये अच्छी तरह जानते हैं, यही बताएंगे। लेकिन जो दूसरी बात है राहुल गांधी वाली, कल संयोग से, आप जानते हैं इन दिनों, बहुत दिनों से मैं खबरों से भी दूर रहता हूं, बहुत कम चीजें पढ़ता लिखता सुनता हूं। कल संयोग से मैंने राहुल गांधी का वो भाषण सुन लिया और पूरा सुना। जब मैंने सुनना शुरू किया, कोटा का जो उनकी स्पीच थी, वो मैंने पूरी सुनी। और इसीलिए जब आज आपने कहा कि इस कार्यक्रम में हम्म। जुड़ जाएं, तो मैं थोड़ा अनिच्छुक था, थोड़ा संशय में था, फिर मुझे लगा नहीं, ठीक है, इतना बनता ही है। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना बनता ही है, तो जाहिर है राहुल गांधी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको कहते हैं टचिंग द नर्व, कि वो हम्म। कोई हमारे अंदर कोई चीज छेड़ रहे हैं। और जो लोग जिनके जीवन पर असर पड़ रहा है इसका, जिस सवाल का उन्होंने जिक्र किया, जो नीट का पेपर लीक हुआ, जिस अंदाज में हुआ, उसके बाद अभी तक जिस तरह से मरहम पट्टी चल रही है, ये वो लग रहा है कि कोई आदमी 3rd डिग्री बर्न्स के साथ अस्पताल में भर्ती होता है और डॉक्टर कहता है कि इसको जरा ऐसा करो, बैठ के फूकते रहो। और उसके बाद सरकार की तरफ से आता है कि साहब ये जो फूकने वाला है इसको सस्पेंड किया जाएगा। अब कौन जिम्मेदार होना चाहिए था इस लीकेज के लिए? ये सवाल कोई बहुत छिपा हुआ नहीं, किसी भी सामान्य आदमी से सड़क चलते पूछ लीजिए कि कौन जिम्मेदार होगा। 2018 के बजट में ऐलान हुआ था कि भाई तमाम एजेंसियां टेस्टिंग ठीक से नहीं करा पा रही हैं, तो हम एक राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी बनाएंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ताकि आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े बड़े संस्थान इस दायित्व से मुक्त हो जाएं, वो अपने कोर काम पे फोकस करें। और ये टेस्टिंग एजेंसी वो टेस्ट कराने का काम करेगी। और उस टेस्ट में जाहिर है कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत सालों से अमरीश जी आईआईटी जेईई जैसे टेस्ट को देखता रहा हूं। उसमें आपने कोई लीकेज की खबर कभी सुनी है? मैंने कोशिश की ढूंढने की, मुझे नहीं मिली है। और बहुत सिंपल तरीका है। इस लीकेज की जो खबर आई है इस बार, नीट के लीकेज की, वो क्या है कि पूना में एक पेपर सेटर ने लीक कर दिया और एक कोचिंग वाले को लीक कर दिया। ये कोई एक्सप्लेनेशन है? किसी पेपर सेटर, छोटे मोटे, आप किसी स्कूल कॉलेज में चले जाइए और पता करिए, किसी पेपर सेटर हम्म। को ये पता नहीं होता है कि उसका सेट किया हुआ पेपर कहीं आने जा रहा है कि नहीं आने जा रहा है। कैसे उस पेपर और सेटर को ये गारंटी? तीन तीन हाँ, सेट, तीन चार सेट होते हैं, तीन चार तीन सेट चार होते हैं सेट जो सेट किए में, जाते तीन चार सेट तो फाइनल प्रिंटेड पेपर के होते हैं। जैसे आईआईटी में 4 हैं। सेट प्रिंट होते हैं, 4 हम्म। पूरे सेट प्रिंट होते हैं। और आजकल डायनेमिक पेपर भी बनते हैं जिनमें वही सवाल अलग अलग लोगों के हाथ में अलग अलग सीक्वेंस में आते हैं। सवाल वही रहेंगे, हम्म। लेकिन कहीं वो सवाल पहला होगा, कहीं वो 7वां होगा, ताकि वो अगर बगल वाला पूछे भाई 7 नंबर का क्या जवाब है, तो आप जो जवाब दें वो हम्म। उसके लिए गलत सवाल जवाब सिद्ध हो जाए। इस व्यवस्था में जहां पेपर से 5 मिनट पहले जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर होते हैं वो बताते थे कि आपको 1 नंबर लिफाफा खोलना है, आपके पास 5 या 6 लिफाफे आए हैं, उनमें या 4 आए हैं, उनमें से 1 नंबर खोलेंगे या 3 नंबर खोलेंगे, ये वहां से बताया जाता है। उस हिसाब से अलग अलग सेंटर्स के इंचार्ज अपना अपना लिफाफा खोलते हैं और वो लिफाफा आ जाता है, उसमें पेपर होते हैं। कोई पेपर सेटर वो पेपर लीक नहीं कर सकता है। और अगर आज कहा जा रहा है कि पेपर सेटर ने लीक कर दिया, इसका मतलब है ये पूरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे भारत के टैक्स पेयर्स का जितना पैसा लगाया गया वो पूरा पैसा कुएं में गया। इसके लिए जिम्मेदार न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान है,
ये पूरी सरकार जिम्मेदार है और इस पूरी सरकार को इसका हिसाब देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए किस हद तक कितने जिम्मेदार हैं मुझे पता नहीं है। अलग अलग मंत्रालयों को जो लोग ट्रैक करते हैं उनको पता है कि किसी भी मंत्रालय में कोई भी मंत्री किसी भी काम का जिम्मेदार नहीं है। जिस अंदाज में आप पोस्टरों पे और बैनरों पे और होर्डिंग्स पे प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखते हैं, उससे स्पष्ट है कि इस सरकार में हर काम के लिए एक ही आदमी जिम्मेदार है। हर चीज का श्रेय उनको मिलता है। तो जब कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसके सिर पे जानी चाहिए? वहीं जानी चाहिए। अब सवाल है कि राहुल गांधी ने इस सवाल को जिस अंदाज में उठाया है, जिस पे सुनीलम जी अब चले गए हैं, उन्होंने इसको कई तरीके से जोड़ा कि कहाँ होना चाहिए था, कहाँ नहीं। आइसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो है वो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होता था, इंडियन पीपल्स फ्रंट का स्टूडेंट विंग, उसका नया नाम है। बिल्कुल घोर वामपंथी संगठन था। आज की तारीख में कितना वामपंथी, आज की तारीख में कौन कितना वामपंथी रह गया है मुझे पता नहीं है। आइसा में भी कौन कितना वामपंथी है। हाँ, कांग्रेस के अंदर लोग जरूर कहते हैं कि बहुत सारा वामपंथी तत्व आ गया है। तो अगर एनएसयूआई आयोजन नहीं कर रही थी और आइसा के आयोजन में राहुल गांधी जा रहे हैं, तो ये शायद राहुल गांधी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई के लिए सोचने का प्रश्न है कि राहुल गांधी को आइसा के आयोजन में क्यों जाना पड़ रहा है, या राहुल गांधी के आयोजन में आइसा की भूमिका कैसे और क्यों बढ़ रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस भाषण को मैंने सुना और मुझे लगा कि उस भाषण में बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि अगर ध्यान देके आप सुनते हो, आज कितनी कवरेज हुई है और कल कितनी कवरेज होगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप उसे ध्यान देके सुनते हैं तो उसमें कुछ बहुत गंभीर बुनियादी सवाल उठाए गए हैं। ऐसे सवाल हैं जिन पर समाज उद्वेलित हो सकता है, और हो सकता है कि समाज पहले से उद्वेलित हो। बहुत से लोगों को तो ये लग रहा होगा कि भाई हाँ, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, सही बात कही है, इस बात पे प्रश्न उठना चाहिए। कुल मिला के जितना पैसा ये स्टूडेंट्स और उनके माता पिता अपने कोचिंग पर खर्च कर रहे हैं, वो भारत के पूरे एजुकेशन बजट के बराबर है। ये जानकारी अपने आप में हैरान करने वाली नहीं है। रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए योजनाकारों के, ये जान के कि आपके पूरे एजुकेशन बजट के बराबर पैसा लोग अपनी जेब से अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए डाल रहे हैं। अगर लोग इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं और ये सरकार का अखलाक नहीं रह गया है कि लोग वो पैसा सरकारी सिस्टम में लगाएं, सरकारी इंस्टीट्यूशन में दें। आईआईटी क्यों नहीं ले लेता है वो सारा पैसा और उनके कोचिंग का इंतजाम क्यों नहीं कर देता है? मेडिकल कॉलेजेस वो सारा पैसा लेके उनकी कोचिंग का इंतजाम क्यों नहीं कर देते हैं? नए मेडिकल कॉलेज पता नहीं कहाँ कहाँ कितने मेडिकल कॉलेज, कितने एम्स खुल गए हैं, और उन एम्स का और उन मेडिकल कॉलेजेस का हाल अब हो गया है बिल्कुल जो पुराने समय में सिविल डिस्पेंसरी होती थी उनके जैसा। आप स्तर की तुलना आज कर सकते हैं कि किसी जो जगह जगह एम्स नाम के बोर्ड लग गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बोर्ड लगे हुए हैं, जहां जाके देखिए अंदर आईटीआई जैसा हाल है। वही हाल मेडिकल में हो रहा है। अस्पताल खुलते जा रहे हैं, बोर्ड लगते जा रहे हैं, डॉक्टर है नहीं। तो आप, अगर जनता पैसा खर्च करने को तैयार है, जिन लोगों के पास नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं उनसे वसूल लीजिए, उनके लिए जो मुफ्त की व्यवस्था, कम फीस में पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है वो चले, लेकिन जो लोग खर्चा करने को तैयार हैं और वो खर्चा आप कर सकते हैं, तो उस पैसे का सदुपयोग कैसे हो ये सोचने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? वो जिम्मेदारी अगर नहीं जा रही है तो ये सोचने गंभीर प्रश्न है। और वो प्रश्न आपको, हमको हो सकता है देखने में अच्छा लग रहा हो, सुनने में अच्छा लग रहा हो, लेकिन जिन बच्चों पे गुजर रही है, जिन पेरेंट्स पे गुजर रही है, जिन माँ-बाप को भुगतना पड़ रहा है, ज़ाहिर है ये सवाल अगर वहां पहुंचेगा तो ये उनके दिल को छुएगा कि हाँ, कोई तो है भाई जो हमारी फिक्र कर रहा है। हो सकता है कि जैसा छात्र आंदोलन जयप्रकाश जी ने को बुला के ले गए थे जो छात्र, वैसा छात्र आंदोलन राहुल गांधी न खड़ा कर पाए, लेकिन राहुल गांधी आज की तारीख में इस देश में एक ऐसे मुख्य धारा के नेता के तौर पे तो सामने आ रहे हैं जो वो सवाल पूछ रहे हैं, जो सवाल हम पूछ रहे हैं, जो सवाल हमारे बच्चे पूछ रहे हैं, और जो सवाल दरअसल इस देश की पूरी राजनीति को पूछना था, बजाय इसके कि वो उस पर पर्दा डालें, जो ये सरकार कर रही है। जिस अंदाज में पर्दा डाला जा रहा है, जो सामने बताया उन्होंने, अभी पर्चा लीक हुआ तो आपने टेलीग्राम पे बैन कर दिया। अभी इससे पहले एक और प्रकरण हुआ है अमरीश जी। जी। जिस दिन ईरान की लड़ाई शुरू हुई, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने सपोर्ट किया,
भारत में टेलीविजन की रेटिंग एजेंसी की रेटिंग को सस्पेंड कर दिया गया। तर्क क्या दिया गया कि ऐसे माहौल में ये टेलीविजन बहुत उन्मादी चीजें दिखाते हैं टीवी चैनल, इसलिए ये इनकी रेटिंग बंद कर दी जाए ताकि ये लोग रेटिंग की होड़ में न लगे। क्या वो रेटिंग बंद कर देने से उन्माद का इलाज हो जाएगा? जिसने उन्माद फैलाया, जो उन्माद फैला रहा है, उस पर एक्शन लेने के बजाय आप रेटिंग एजेंसी बंद कर देंगे। पर्चा लीक होगा तो आप पर्चा लीक की जांच करने और एक्शन लेने के बजाय आप टेलीग्राम बंद कर देंगे। जैसा अभी कह रहे हैं और ये सवाल पूछा जा रहा है, सड़क पे दुर्घटना होगी तो आप सड़क पे ट्रैफिक बंद कर देंगे। कहीं पानी में कुछ गड़बड़ हो जाए और उसमें लोगों की मौत हो जाए तो आप कहेंगे अब इस शहर में पानी बंद कर दिया जाएगा, बजाय इसके कि वो जांच करें और उसके आगे एक्शन लें। तो इस परिस्थिति में बड़ा बड़ा स्कोप साफ है, दिखाई पड़ रहा है। छात्र युवा उबले हुए हैं। अभी हमने पटना में देखा, उसके 2 दिन पहले का किस्सा है, रेलवे स्टेशन पे कितना बड़ा बवाल मचा है। तो जगह जगह सवाल उठ रहे हैं। बेरोजगारी का बड़ा भारी गंभीर प्रश्न बना हुआ है छात्रों को। और जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि ये सिलेक्शन सिस्टम नहीं, ये रिजेक्शन सिस्टम है। वी आर रनिंग अ सिस्टम ऑफ रिजेक्शन, जहां लोगों को कैसे रिजेक्ट किया जाए इसका इंतजाम किया जा रहा है। तो ये थोड़ा आपको देखना होगा। और मुझे लगता है जिन सवालों को वो इस वक्त छेड़ रहे हैं, जिन सवालों को वो उठा रहे हैं, उन सवालों पर चर्चा होने लगे, वो सवाल राजनीति के केंद्र में आ जाएं, और राजनीति के केंद्र में भी नहीं आते हैं तो हमारे आपके परिवारों के बीच चर्चा का विषय बन जाएंगे, तो भी राहुल गांधी को बहुत बड़ी सफलता होगी ये राहुल गांधी के लिए। और राहुल गांधी जहां खड़े हैं, मुझे नहीं लगता है आज की तारीख में राहुल के पास, जब से वो राजनीति में आए हैं, अगर आप ध्यान देके देखें, तो बहुत कुछ खोने के लिए रहा नहीं है। वो क्या खोने वाले हैं? क्या बचा है उनके पास जो वो खो लेंगे? तो इसलिए जो सवाल वो उठा रहे हैं, और एक बार जो भी सवाल उठा रहे हैं, आप अगर ध्यान दीजिए, वो बहुत बुनियादी सवाल उठाते हैं। क्लिक क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं उस पर लोग जोश में आते हैं और उनके पीछे खड़े होते हैं? इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब भी आपको राहुल गांधी से ही चाहिए। तो फिर मुझे लगता है कि जो भारत के मुख्यधारा के तथाकथित मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल हैं, उनके ही अंदाज में हम भी खड़े हैं कि घटना कुछ हो जाए, जवाब अपोजिशन को देना है। जो जिम्मेदार है वो जवाब नहीं देगा, जवाब देगा विपक्ष। ये परिस्थिति है। इसमें आज की तारीख में, कम से कम आज मैं देखता हूं तो राहुल गांधी ने अपना ग्राफ काफी ऊंचा कर लिया है। अब वो इसको कैसे फॉलो अप करते हैं, जो उन्होंने QR कोड से स्कैन करा के जुड़ने का अभियान चलाया है, उसमें कितने लोग जुड़ते हैं और वो फिर उसको क्या दिशा देते हैं, ये कुछ समय के बाद दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमें लगता है इलाहाबाद भी उनके दायरे में है, और इलाहाबाद भी कम से कम नब्ज नापने की जो अगर वो देखें तो वो जगह है जहां से आप नाप सकते हैं, खास करके छात्र आंदोलनों को। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.